मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम आप मिलके फरवरी से जो हमारा बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी एक नए सिरे से प्रारंभ करते हैं। बच्चों, अभी जो ये क्लास में लेने वाला हूं, ये क्लास 10th की मैथ मैं स्टार्ट करूंगा। मैं बच्चों एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। उसके बाद दोबारा कभी भी आपको कोई दूसरा ना वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी, ना दोबारा क्लास करने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं बहुत ही आराम आराम से स्लो पढ़ाऊंगा, जिससे जो लास्ट स्टूडेंट है, जो एकदम जिस बच्चे को लगता है कि यार हमारी मैथ तो बिल्कुल अभी तक हमें कुछ आता ही नहीं है। और बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि जो ये अपने पास 90 से 95 दिन का समय है, ये पर्याप्त समय है। अगर सही से स्ट्रेटजी बना के काम किया जाए, एक रोड मैप जो मैं आपको बना के दिया हूं, अगर उस रोड मैप पे चला जाए तो बिल्कुल भी देरी नहीं हुई है। अगर आपने पिछले 2, 4, 5, 6 महीने कुछ लापरवाही कर भी दी है तो उसको भी हम लोग यहां पे मैनेज कर लेंगे, कवर कर लेंगे। उसकी चिंता आपको नहीं करना है। बस आपको क्या करना है कि जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं आपको करते जाना है। और ये ध्यान रखना बच्चे, आप ये बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा कि ये कोई उस तरीके का की क्लास होने वाली है कि 1 शॉर्ट वीडियो जो आते हैं कि मैं एक वीडियो में पूरा एक चैप्टर समाप्त कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आराम आराम से, जितना मुझे पता है कि आपके लिए जरूरी है, इतना आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिलेबस की चिंता आपको नहीं करना है, वो मेरा विषय है। आपको इस बात की चिंता करना है कि सर ने जो क्लास में बताया है, जितना सर ने सिखाया है, वो मुझे आता है या नहीं आता है। बोर्ड में के एग्जाम में एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने हैं, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे सॉल्व करना है, वो पूरा मैं आपको बोर्ड पे लिख लिख के सिखाऊंगा। मैं लगाऊंगा सवाल को और आपको देखना है, फिर वैसा ही सैंपल क्वेश्चन मैं बना के आपको दूंगा। अपना नीचे मैं लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा चैनल की, वहां पे मैं आपको पेपर बना बना के भेजूंगा सॉरी, और आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी क्या प्लानिंग है वीडियो के बीच में बात होती रहेगी। अभी बच्चे हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है बच्चे, रियल नंबर। अब मेरे बच्चों देखिए, जब बच्चा रियल नंबर पढ़ता है या उसको कोई रियल नंबर पढ़ाता है तो ध्यान देना, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा और शायद आप समझ जाएंगे कि हाँ सर वही बात कह रहे हैं जो रियल में हम बच्चों को दिक्कत आती है। बच्चे, होता क्या है कि जो टीचर आपको पढ़ाने आता है वो तो रियल नंबर सैकड़ों बार पढ़ चुका है, सैकड़ों बार पढ़ा चुका है। लेकिन जो बच्चा पहली बार रियल नंबर पढ़ने जा रहा है, वो कैसे समझे रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है। तो बच्चे, मेरा कहने का मतलब यह है कि पहली बार, ध्यान रखना बच्चों, में पहली बार, वेरी फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, जो सबसे पहली बार आप रियल नंबर सीखना शुरू करते हैं, तो मेरे बच्चे आपको जो शुरुआत है ना वो इधर से करना चाहिए, बॉटम टू टॉप। आपको ऐसे चलना है। जब बच्चे एक बार आपको ये सारी चीजें पता हो जाएंगी, उसके बाद कोई टीचर या कोई वीडियो आप ऐसा देखेंगे
जो आपको यहां से सिखाने की कोशिश करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, फिर रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ये पूरा मैप बना हुआ है। आपका जो कॉमन सेंस है, आपका जो दिमाग है, वो चीजों को रिकॉल कर लेगा कि हाँ हाँ आगे ऐसा होता है, आगे ऐसे होता है। लेकिन एज अ टीचर मुझे यह सोचना है कि अगर कोई बच्चा पहली बार वीडियो को देख रहा है या पहली बार 10th की तैयारी शुरू कर रहा है, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहा है, तो उसको कैसे समझाया जाए। एक टीचर होने के नाते यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिएगा कि मैं आपको नंबर, रियल नंबर, मेरा चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। मुझे आपको रियल नंबर ही पढ़ाना है। लेकिन बच्चे जो हम शुरुआत करेंगे, अपनी स्टार्टिंग करेंगे, वो यहां से करेंगे। ऐसा क्यों है? आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अभी आपको कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है। आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और एक एक बात जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, उसको नोट करिए। आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए कि सिलेबस में क्या दिया है, चैप्टर में क्या दिया है। जब भी आपको मैं बोलूंगा कि आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो वो चाहे एमसीक्यू हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, या कोई भी बुक, कोई भी मार्केट में बुक आप लगा रहे होंगे, तो एक एक क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। ये जिम्मेदारी मेरी है। तो बच्चे, होता क्या है, दो पार्ट है। एक, मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरा करना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना है। हम दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं, और जैसे मैं कहना हो ऐसे आप पढ़ते चले जाइए। ठीक है बच्चे? तो सबसे पहले बच्चे आप लोग हेडिंग बनाइए, नेचुरल नंबर। सभी बच्चों को कॉपी पेन लेके बैठना है। कोई भी बच्चा बिना कॉपी पेन लिए नहीं बैठेगा। और बिल्कुल वैसे पढ़ाई करना है जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि सर कैमरे पे पढ़ा रहे हैं, मैं घर में बैठ के पढ़ रहा हूं, नहीं। और कोई भी बच्चा लेट के या टेक लगा के ऐसे पढ़ाई नहीं करेगा। प्रॉपर चेयर और टेबल लगाइए, मोबाइल रखिए या लैपटॉप, टैब, जहां भी आप वीडियो देख रहे हो, और प्रॉपर एक कॉपी। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप मेरी क्लास के लिए अलग से कॉपी बना लें। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चे, आपके बोर्ड पे देखिए लिखा हुआ है नेचुरल नंबर। ठीक है? मैं आपको समझाता हूं। बच्चे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर, ठीक है, जो काउंटेबल है। इस शब्द को आपको ध्यान रखना है। काउंटेबल मतलब ऐसे नंबर जो काउंट करने योग्य हैं। ठीक है? तो जितने भी काउंटेबल नंबर्स हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो इनका एग्जाम्पल क्या है? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। दीज आर नेचुरल नंबर्स। मेरे प्यारे बच्चों, याद करिए, बचपन में जब पहली बार आपने मैथ को शुरू किया होगा सीखना, तो आपने क्या सीखा होगा? 1, एक को समझा होगा। आपने क्या लिखा होगा? आप लिखते हैं काउंटिंग, लिखते हैं, आप गिनती लिखते हैं। तो बच्चे, ये नेचुरल नंबर ही तो है। इन्हीं को नेचुरल नंबर वो कहते हैं। मतलब हम जब अपने जीवन में पहली बार गणित को सीखना शुरू करते हैं, तो हमारी शुरुआत ही नेचुरल नंबर से होती है। ठीक है? तो बच्चे, इन सब नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। अब बच्चे, यहां पे आपके मन में एक विचार आना चाहिए। ठीक है? क्या? कि जीरो को यहां पे नहीं रखा गया है।
अब हम इस बात पर विचार करते हैं कि आखिर जीरो को यहां क्यों नहीं रखा गया है। ठीक है बच्चे, क्या जीरो काउंटेबल नहीं है? तो इसका जवाब है जी हां, जीरो काउंटेबल नहीं है। अगर जीरो काउंटेबल होता तो वो भी नेचुरल नंबर का हिस्सा होता। देखो बच्चे कैसे समझना, बहुत आराम से समझना है, बिल्कुल आराम आराम से। मैंने बोला ना, जैसे आपने स्कूल में पढ़ाई होती है ना, वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आराम आराम से, बिल्कुल बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। सिलेबस की जिम्मेदारी मेरी। वन शॉर्ट वीडियो नहीं देखने। संडे को स्कूल नहीं रहता तो संडे को मैं आपको 2 वीडियो दे दूंगा, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। सिलेबस को कैसे कवर करना है वो मेरी टेंशन है। आपको टेंशन लेना है कि आपको जो मैं पढ़ा दूंगा वो क्लियर कैसे हो। तो देखिए बच्चे, मैंने आपसे पूछा कि बच्चे बताइए, जाइए देख के आइए रूम में कितने लोग हैं। मैंने आपसे कहा कि जाइए रूम में देख के आइए कितने लोग हैं। आप रूम में गए और आपने आके बताया कि सर रूम में पापा हैं, मम्मी हैं और बड़े भैया हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि चलिए दिखाइए रूम में कितने लोग हैं, तो आप दिखा सकते हैं, काउंट करवा सकते हैं कि ये रहे पापा, ये रहे मम्मी, ये रहे भैया। यानी रूम में जो संख्या है वो 3 लोग हैं। तो 3 को आप काउंट करा सकते हैं, इसीलिए 3 क्या है? 3 इज अ नेचुरल नंबर। अब मेरे बच्चे, मैंने फिर अगले दिन आपसे पूछा कि बच्चे ये बताइए आज रूम में कितने लोग हैं। आप रूम में गए, आपने देखा रूम में कोई नहीं है। आपने हमसे कहा कि सर रूम में आज तो 0 लोग हैं, आज रूम पूरा खाली है, मम्मी पापा भैया सब कहीं बाहर गए, आज रूम में कोई नहीं है। मैं आपसे कह दूं कि काउंटिंग कराइए, तो क्या काउंटिंग आप करवा पाएंगे? क्या नहीं करवा पाएंगे? क्यों? क्योंकि जो चीज है ही नहीं उसको आप काउंट कैसे कराएंगे? तो बच्चे, 0 को हम काउंट नहीं करते हैं, 0 को हम मान लेते हैं। जैसे 3 को हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, लेकिन 0 को हम काउंट नहीं कर सकते। जब रूम में कोई नहीं है तो हमने बोल दिया कि ये 0 है, मतलब 0 को हम मानते हैं, 0 होता नहीं है। इसीलिए बच्चे 0 प्राकृतिक संख्या का पार्ट नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि 0 इज एन इमेजिनेशन। ठीक है बच्चे, इसको हिंदी में लिख सकते हैं 0 1 परिकल्पना है। 0 1 परिकल्पना है, मतलब 0 होता नहीं है, 0 को हम मान लेते हैं। इस बात को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बच्चे ध्यान रखना, हमेशा हम लोगों को किताबी भाषा को नहीं जो है लेके चलना है। किताबी भाषा होती है एग्जाम में चीजों को लिखने के लिए, लेकिन जब समझने की बात आती है ना, तो हमेशा रियल लाइफ के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश किया करिए। आप ऐसा मेरे साथ अगर करते रहेंगे ना, तो धीरे धीरे आप मैथ के एकदम बादशाह बन जाएंगे। जो आपको लगता है ना कि मैथ बहुत हार्ड होती है, मैथ बहुत ही आसान है। बस लोगों को मैथ को सीखने और सिखाने का तरीका नहीं पता है। वही तरीका मैं यहां पे आपको बताने के लिए आया हूं। तो बच्चे बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक एक बच्चे को समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या है। जितने भी काउंटेबल नंबर है जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो प्राकृतिक संख्या है। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि 0 को हम मान लेते हैं, 0 होता नहीं है। चलिए बच्चे, अब बच्चे देखे पूर्ण संख्या। बच्चे 0 को तो हमने प्राकृतिक संख्या में नहीं रखा,
तो अब जीरो को कहीं तो रखेंगे ना मेरे भाई। तो बच्चे ध्यान रखना, जो जीरो है और जो नेचुरल नंबर है, इन दोनों का जो सेट होता है, समुच्चय होता है, समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको एक नाम दे दिया गया पूर्ण संख्या। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दीज आर ऑल नंबर्स। बच्चे ये अपनी, अच्छा उल्टा लिख गया है क्या, पूर्ण संख्या भाई, संख्या पूर्ण लिखा है, पूर्ण संख्या सही कर ले, ठीक है बच्चे। लेकिन लिखा हुआ है शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहा जाता है, ठीक है। मतलब बच्चे आपका जीरो है और क्या है, नेचुरल नंबर। आराम आराम से बिल्कुल पढ़िए, बोर्ड एग्जाम को फोड़ के रखना है एकदम, ठीक है। हम लोगों ने मैथ की शुरुआत कर दी है, धीरे धीरे साइंस के सारे सब्जेक्ट ना, जितने पार्ट है आपके, और आपके हिंदी इंग्लिश है ना, ये सारा मैं आपको इस चैनल पे कवर करा दूंगा, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। और अच्छे से कवर कराना है, ये नहीं कि वन शॉर्ट वीडियो हमने डाल दिया ना, ऐसा कुछ नहीं है। सारा सैंपल पेपर वगैरह, मतलब बहुत कुछ है प्लानिंग। अगर मैं प्लानिंग बताने लगूंगा तो उसी में काफी समय चला जाएगा। एक आध वीडियो मैंने बना भी रखा है चैनल पे, आप जाके देखिएगा, पड़ा होगा, उसको देखिएगा कि 95 डेज की हम लोगों की क्या प्लानिंग होने वाली। तो बच्चे इनको पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे हम कह सकते हैं क्या कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। सभी नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स हैं, लेकिन सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इस चीज को ऐसे हम लिख सकते हैं, बच्चे ये अपने होल नंबर्स हैं एंड दीज आर नेचुरल नंबर्स। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, मैं शुरू में बोल दिया हूं, इसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। मैक्सिमम वीडियो आपको ऐसे दिखाई देंगे जहां पे लोग आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से बताना शुरू करते हैं। मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि बच्चे जब आप पहली बार, वेरी वेरी फर्स्ट टाइम आप शुरुआत करते हैं पढ़ने की, तो यहां से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने बताया कि आप अपने जीवन में भी जब पहली बार स्कूल जाते हैं, है ना, LKG में, UKG में, तो आपको जब गिनती सिखाई जाती है, काउंटिंग, तो 1 से शुरुआत होती है। क्योंकि एक बच्चे को जिसका दिमाग में बिल्कुल अभी संख्या के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उसको चीजें यहीं से समझ में आती। तो अभी आपको मैं पूरा पढ़ाने के बाद इन चीजों को समझा दूंगा, फिर आप चाहे ऊपर से नीचे पढ़े, चाहे नीचे से ऊपर, चाहे दाएं से बाएं, चाहे बाएं से दाएं, और किसी का कोई वीडियो देख लीजिए, कहीं से भी वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। तो उसकी चिंता आपको नहीं करना है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चे आते हैं इंटीजर। बच्चे इंटीजर क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। बच्चे इंटीजर्स क्या होते हैं, बच्चे देखिए, मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, दीज आर नेचुरल नंबर्स। एक होता है आपका 0, और बच्चे एक होता है आपका -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इन सबको बच्चे मिला के इनको इंटीजर्स बोला जाता है। देखिए लिखा होगा, ये देखिए बच्चे, नेचुरल नंबर्स 0 एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ नेचुरल नंबर्स। बच्चे देखिए, ये नेचुरल नंबर्स है, ये बीच में 0 है, ये नेचुरल नंबर की नेगेटिव वैल्यू। इस पूरे सेट को इंटीजर कहा जाता है, इनको पूर्णांक कहते हैं। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रियल नंबर के अलावा भी आगे जब मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा तो बार बार ये
वर्ड आएगा इंटीजर्स इंटीजर्स इंटीजर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या है। ठीक है। और बच्चे आपको मैं इसके पहले बता ही चुका हूं कि ये आपका होल नंबर है, तो आप ये भी कह सकते हो कि होल नंबर्स और जो नेचुरल नंबर्स हैं उनकी नेगेटिव वैल्यू का जो सेट होता है, जो समुच्चय होता है, उसी को इंटीजर कहा जाता है। ठीक है बच्चे। और मेरे बच्चे जब इन्हीं इंटीजर्स को हम एक लाइन पर लिखते हैं तो उसी को नंबर लाइन कहा जाता है। बच्चे नंबर लाइन है एक ऐसी लाइन जिस पर पूर्णांकों को लिखा जाए। देखिए बच्चे, बीचों बीच क्या लिखा गया है? बीचों बीच शून्य लिखा गया है, ये 0 है। इधर बच्चे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, इधर आपका -1 -2 -3 -4 -5 -6। बच्चे ये जो जीरो के राइट लिखा हुआ है बच्चे, इन्हीं को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। मैं पीछे वाले पे ही समझा देता हूं बच्चे, ये इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चे अब आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। अब आप कहेंगे सर ये बताइए, आपने नेचुरल नंबर भी तो यही बताया था। हाँ बताया था, तो बिल्कुल सही बताया था बच्चे, यही नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। तो क्या सर नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों सेम है? हाँ बिल्कुल सही, दोनों सेम है। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया। तो संख्या नंबर लाइन पर 0 के राइट हैंड साइड जाएंगे आप, राइट, तो हमको क्या मिलेगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चे हम नंबर लाइन पर 0 के बाई ओर चलें, -1 -2 -3 -4 -5 -6, दीज और नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। बच्चे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सबको चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। और बच्चे अब आप कहोगे कि सर ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, तो ये क्या है? 0 क्या है? तो बच्चे 0 पता क्या है? 0 इज अ न्यूट्रल इंटीजर। यस बच्चे, इंटीजर्स अपने 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। बच्चे नंबर 1 पॉजिटिव इंटीजर्स, नंबर 2 नेगेटिव इंटीजर्स, नंबर 3 न्यूट्रल इंटीजर्स। न्यूट्रल मतलब जो ना प्लस है ना माइनस है, जो ना प्लस है ना माइनस है। इतनी बात समझ में आ गई। और बच्चे हमेशा ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें मैं आपको बता देता हूं कि नंबर लाइन पे जब भी आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, जब भी आप जब भी बच्चे आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो नंबर्स का जो वैल्यू है वो बढ़ेगी। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं फिर से, ये बच्चे जब राइट टू लेफ्ट आप जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो बच्चे जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैल्यू बच्चे कम होगी। क्या मतलब सर? मतलब ये मेरे बच्चे कि जैसे नंबर लाइन पे कहीं भी आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हैं -3 पे, ये है -3। बच्चे इधर चलिए, राइट चलिए, -3 से बड़ा है -2, -2 से बड़ा है -1, -1 से बड़ा है 0 1 2 3 4 5। अब बच्चे अगर मैं यही लेफ्ट टू राइट चलूं
है ना। अगर मैं इधर चलूं तो मान हमारा घटेगा, कम होगा। 3, 2, 1, 0, -1, -1 से कम है, -2, -3, -4, -5। ठीक है। तो बच्चे हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा, हम लोगों ने होल नंबर पढ़ा, हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा। ठीक है। अब बच्चे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को बच्चों जानना है इवन और ऑड के बारे में, जिसको हिंदी में सम और विषम भी कहते हैं। इवन, सम। तो बच्चे इवन क्या होते हैं? ऐसे इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। बच्चे ऐसे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएं पूरा पूरा, उनको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। अब बच्चे इनको बोलने के कई तरीके, जैसे देखिए यहां पे बोल दिया गया है कैन बी स्प्लिट इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स, है ना। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट ही तो बनेगा, है ना। बच्चे लार्ज डिजिट जिसको हम लोग यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, जो इवन नंबर होता है, इवन नंबर, उसका जो यूनिट डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 ही होगा। यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। और बच्चे ये नंबर्स 2n के फॉर्म में होते हैं। बच्चे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आधारित आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर भी दिया हुआ है। इवन नंबर जो होते हैं, इवन नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो 2n होता है। n का मतलब इंटीजर। जैसे बच्चे कोई भी आप इवन नंबर लिख लो 6। बच्चे 6 का मतलब क्या? 2 × 3, है ना। 2n का फॉर्मेट होगा। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दीज आर इवन नंबर्स। ठीक है। बच्चे ऐसे ही ध्यान रखना बच्चे, यहां पर 0 इज एन इवन नंबर। ठीक है। इवन इंटीजर है। 0 अपना जो है 0 इवन होता है, ध्यान रखना आपको। अपना जो 0 है, 0 क्या है? 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है। मैं आपको बता चुका हूं बच्चे 0 क्या है? 0 अपना न्यूट्रल इंटीजर है। तो अपना जो न्यूट्रल इंटीजर है वो क्या है? वो इवन होता है। तो बच्चे अगर आप इवन समझ गए तो ये देखिए बच्चे, एक ये आपका एग्जाम्पलर दिया हुआ है एनसीईआरटी में अपने। इंटीजर m है, इंटीजर इज m, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। मतलब जो इवन है, इवन नंबर हैं, वो किस फॉर्मेट में होते हैं? तो मैंने अभी अभी बताया 2m। m क्या है बच्चे? इंटीजर। अब हम m की वैल्यू कुछ भी रख दें, इवन आएगा। जैसे मैं 2 की जगह रख दूं 3, अगर m की वैल्यू 3 तो 6 आएगा। मैं m की वैल्यू लिख दूं 4 तो 8 आएगा। मैं m की वैल्यू लिख दूं 6, है ना, तो मैं m की वैल्यू लिख दूं 7 तो 14 आएगा। दीज आर इवन नंबर्स। ठीक है। बच्चे समझ में आ गई बात? तो बच्चे इवन है, इवन का अपोजिट ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे इंटीजर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे इंटीजर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, उन्हें ऑड को हिंदी में बोलते हैं विषम। उन्हें विषम इंटीजर कहा जाता है। बच्चे इसमें जो मेन चीज आपको जाननी है कि जो ऑड इंटीजर होता है उसका फॉर्मेट होता है 2n+1। बच्चे ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2n+1 इसका जो फॉर्मेट होता है वो 2n+1 होता है। और जो ऑड नंबर होते हैं उनका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट, वो क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। जैसे मैं लिख दूं 79, देखिए इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 9, तो दिस इज अ ऑड नंबर। मैं लिख दूं 15, 5,
है ना। मैं लिख दूं 17, मैं लिख दूं 31, मैं लिख दूं 37, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये बच्चे इस पे भी देखिए, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर दिया हुआ है कि अगर Q एक इंटीजर है, अगर Q इज अ इंटीजर, तो ऑड इंटीजर का फॉर्मेट क्या होगा? बच्चे क्या फॉर्मेट होगा? 2Q + n + 1। Q क्या है? Q इज अ इंटीजर। अब आप वैल्यू रख के देखिए, मैं यहां पे रखता हूं, देखिए। अब मैं Q की वैल्यू रख देता हूं, कुछ भी मैं Q की वैल्यू रख देता हूं 1, तो 2 × 1 + 1 इज इक्वल टू व्हाट? 3। बच्चे मैं Q बराबर रख दूं 2, तो 2 × 2 + 1 इज इक्वल टू व्हाट? 5। Q इज इक्वल टू मैं रख दूं 7, तो 2 × 7 + 1 15। तो बच्चे ये सब क्या आएंगे? ये सब ऑड नंबर्स आएंगे। बच्चे सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है, और जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड है। ठीक है बच्चे, धैर्य के साथ बच्चे एक एक चीज को आप पढ़ते चलिएगा। कोई भी वीडियो देख के, ना कोई भी रील देख के, शॉर्ट देख के बिल्कुल परेशान मत होना, है ना, कि 90 दिन बचे हैं, 95 दिन बचे हैं, क्या होगा? बच्चे 95 दिन 3 महीने होता है, बहुत ही पर्याप्त समय है। बस आवश्यकता है रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी की। रोज आपको पढ़ाई करना है और एक समय बना लीजिए। बच्चे समय का बहुत महत्व होता है। ऐसा नहीं होगा कि कभी हम किसी भी समय पढ़ना शुरू कर दिए, कभी एक समय बनाइए, है ना। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि 90 दिन की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, तो बच्चे मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बता दूं कि आपको रेगुलर पढ़ाई करना है और सारे सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि आज मैंने 4 घंटे केवल मैथ पढ़ ली, आज मैंने केवल 5 घंटे मैंने साइंस पढ़ा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना आपसे हो पाए 1-1.5 घंटे आपको मैथ को दीजिए, 1-1.5 घंटे आप साइंस को दीजिए, 1-1.5 घंटे आपका जो सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं उस पर दीजिए। ठीक है, थोड़ा समय आपको हिंदी इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। ऐसे बच्चे एक प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत आप चलिए, तो निश्चित रूप से बच्चे आपके 95% प्लस मार्क्स आने वाले हैं, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। बस कंडीशन केवल एक है कि जैसा मैंने आपको बताया है वैसा आप करते चलिए। ठीक है, आप सब बच्चों को मैं बार बार मना कर रहा हूं बच्चे कि 1 शॉर्ट वीडियो ये आपकी सफलता में बहुत बड़ा बाधक बनेंगे। अगर आप 3 घंटे 4 घंटे का एक वीडियो देख के आप सोचो कि मैं रियल नंबर पूरा सीख जाऊं, है ना, क्या मैं पूरा मेंसुरेशन लगा लूं, तो बच्चे ऐसा कतई नहीं होने वाला है। थोड़ा थोड़ा लेके रोज आपको पढ़ना है। और बच्चे जो मैं कह रहा हूं, आप मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात मान के 1 महीने करके देखिए, 1 महीने रेगुलर आप सभी विषय को थोड़ा थोड़ा पढ़ के देखिए। 1 महीने के अंदर आपके अंदर एकदम चमत्कारी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। बच्चे आगे चलते हैं। ये बच्चे देखिए कुछ रूल्स मैंने लिखे हैं। ये साफ आपको नहीं दिख रहा है क्या? देख लेना, अन्यथा मैं इसका पूरा ये जो पीपीटी और इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ, सभी बच्चों को ज्वाइन कर लेना है। बच्चे ये यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम चैनल, ये सब एक माध्यम है, एक मीडियम है कि मैं अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो पाऊं। बच्चे देखिए यहां पे लिखा हुआ है इवन और इवन को प्लस करेंगे तो इवन ही आएगा। यहां पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ऑड और ऑड को प्लस करेंगे तो इवन आएगा, यहां पे बच्चे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब बच्चे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को पढ़ने वाले हैं बच्चे, प्राइम नंबर्स।
इनको बच्चे हिंदी में अभाज्य बोला जाता है, या इन्हीं को बच्चे रूढ़ संख्या बोला जाता है। अभाज्य या रूढ़। बच्चे प्राइम नंबर्स को डिफाइन करने के कई तरीके हैं। बच्चे अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह आपको इसको डिफाइन करने को दसियों तरीके मिल जाएंगे। मैं वो तरीके बताने की कोशिश करता हूं जो आपके समझ में आ जाए आसानी से। बच्चे एक तो बच्चे ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन 1, बच्चे बहुत सी बुक में ये बात नहीं लिखी हुई है, इस चीज को बच्चे ध्यान रखना। प्राइम नंबर हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा। और कौन सा नंबर होगा? ऐसा नंबर जो जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे बस। प्राइम नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन? एक तो बच्चे 1 होता है, और एक वो नंबर इटसेल्फ, और वो नंबर स्वयं होता है। जैसे बच्चे समझिए, जैसे मैं बात करूं 5, तो 5 का बच्चे फैक्टर क्या है? 1 और 5। फैक्टर मतलब जिससे 5 डिवाइड हो जाए पूरा पूरा। तो बच्चे 5 1 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 इज प्राइम नंबर। ठीक है बच्चे, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। बच्चे ध्यान रखना, ग्रेटर देन 1 दैट हैज ओनली 2 डिवाइजर्स, मतलब वही फैक्टर्स। बच्चे इसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन? 1 और वो नंबर खुद होता है। बच्चे देखिए एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। दीज आर प्राइम नंबर्स। बच्चे प्राइम नंबर्स क्यों हैं? फिर एक बार मैं बता दूं, क्योंकि इनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स हैं। जैसे मैं बात करूं 17, बच्चा इसका एक फैक्टर होगा 1, और बच्चे एक इसका फैक्टर होगा 17। इसके केवल 2 फैक्टर्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। समझ गए बच्चे? अब मैं प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ बातें बच्चे आपको और बता दूं। जैसे बच्चे ध्यान रखना, लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। बच्चे इस पूरे दुनिया का जो सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है वो मेरे बच्चे 2 है। इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चा 2, बच्चे 2 इज ओनली अ नंबर विच इज इवन एज वेल एज प्राइम। बच्चे जो 2 है ना, 2 आपका बच्चे इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है? और 2 के अलावा सॉरी, बच्चे 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सब ऑड है। अगर प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। बच्चे देखिए, 2 इज अ प्राइम नंबर विच इज इवन। बच्चे मैंने क्या लिखा? जो 2 है, 2 को हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? इवन प्राइम। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं ये सब ऑड नंबर है। ठीक है? ऐसे बच्चे आपको एक ऑर्डर में पढ़ना है, सीक्वेंस में पढ़ना है। देखिए बच्चे, जैसे मुझे आपको प्राइम नंबर पढ़ाना है, प्राइम नंबर में मुझे यह बताना है कि 2 एक इवन प्राइम नंबर है, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। इसीलिए बच्चे मैंने आपको बोला कि जब आप पहली बार रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो बच्चे सही तरीका क्या होना चाहिए कि आप नेचुरल नंबर से शुरुआत करें। लोग गलती क्या करते हैं? लोग शुरुआत करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से।
बच्चे कॉम्प्लेक्स नंबर से तब आपको पढ़ना है जब आपको दोबारा रिवीजन आप कर रहे हो या कभी दोबारा आप वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं सारे नंबर्स के टाइप रहते हैं। लेकिन जब आप बच्चे पहली बार पढ़ना ही शुरू किए हैं, चीजों को समझना शुरू किए हैं, तो आपको मेरे बच्चे नेचुरल नंबर से शुरुआत करना चाहिए, जैसे शुरुआत मैंने आज की है। आपके जो भी फ्रेंड्स हों उनको वीडियो भेजिए, वो इसको देखें और आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग बताएं। ऐसे मैं एक एक करके पूरा वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए ये देखिए बच्चे, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके कितने फैक्टर होते हैं। मैं बता चुका हूं बच्चे कि प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2। कौन कौन से? 1 एंड इटसेल्फ। बच्चे केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है वो इटसेल्फ। इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चे अगर आपने ये समझा है कि प्राइम नंबर क्या होता है, तो बच्चे आपको समझना है कंपोजिट नंबर। प्राइम का अपोजिट है कंपोजिट, इसको बच्चे हिंदी में अभाज्य बोलते हैं। तो बच्चे अगर आपसे कोई पूछे कि कंपोजिट नंबर क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1, बच्चे ध्यान रखना, इस बात को मत भूलिएगा, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। बच्चे एक से बड़े वो नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो क्या होंगे? वो कंपोजिट नंबर होंगे। अब मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो बच्चे कंपोजिट नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होंगे जिनके 3 और मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 और मोर देन 3। बच्चे 3 या 3 से ज्यादा, जैसे बच्चे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 15, तो बच्चे 15 1 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 बच्चे 3 से भी डिवाइड है, 15 बच्चे 5 से भी डिवाइड है। तो देखिए बच्चे जो 15 है उसके 1 भी उसका फैक्टर है, 3 भी उसका फैक्टर है, 5 भी उसका फैक्टर है, 15 भी उसका फैक्टर है। तो यहां पे बच्चे जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा हैं, तो बच्चे इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। बात समझ में आ गई? ये बच्चे एग्जाम्पल लिखे गए हैं। अगर कभी भी आपसे एमसीक्यू में पूछ ले कि क्या पूछ ले कि बच्चे लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? 4। बच्चे सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है वो मेरे बच्चे 4 होता है। अब बच्चे यहां पे आपको एक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि जो आपका प्राइम नंबर है, जो मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया और जो बच्चे मैंने आपको कंपोजिट नंबर पढ़ाया, बच्चे ये दोनों नेचुरल नंबर के पार्ट, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इसीलिए बच्चे देखे होंगे स्टार्टिंग में जो मैंने आपको ये बना के दिया था पूरा, ये देखिए मैंने नेचुरल नंबर में लिखा था ये प्राइम, हमने नेचुरल नंबर में लिखा था कि नेचुरल नंबर के आगे मैंने लिखा था ये प्राइम और कंपोजिट। तो बच्चे हम नेचुरल नंबर जान लिया, हमने प्राइम कंपोजिट को समझ लिया, हमने होल नंबर्स को समझ लिया, हमने इंटीजर को समझ लिया, निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, ये हमने समझ लिया। हमने बच्चे इवन और ऑड को समझ लिया। देखिए बच्चे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। लगभग 45 मिनट की क्लास अब तक हो चुकी है। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कहीं कोई समस्या होनी चाहिए।
ऐसे बच्चे रेगुलर हम लोग पढ़ाई करेंगे, आराम आराम से बिल्कुल पढ़ना है। और हाँ बच्चों, ध्यान रखना है कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा इस पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर दिए गए हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बना के दूंगा। उन क्वेश्चंस को बच्चों आपको जरूर लगाना है। उसको आप सैंपल पेपर बोल सकते हैं या उसको आप FYQ बोल सकते हैं। यस बच्चे, इसके लिए एक नाम मैंने बना दिया। जैसे आप PYQ करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वैसे बच्चे कुछ क्वेश्चंस मैं बना के दूंगा जिसको आप FYQ बोल दीजिए। फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो आज तक एग्जाम में नहीं आए। बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस जो आज तक एग्जाम में नहीं आए हैं इन फ्यूचर आ सकते हैं। बच्चे, आप बुक्स में देखिए ना, कई क्वेश्चन PYQ ऐसे हैं जो केवल मान लीजिए एग्जाम 2020 में पूछा है ना। तो बच्चे 2020 के पहले वो क्वेश्चन तो FYQ ही था ना। यानी एज ए टीचर मुझे गेस करना है कि अब तक क्या पूछ चुका है और नया क्या पूछ सकता है। यानी कि बच्चे हमको PYQ और FYQ दोनों पे काम करना है। बच्चे, PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, FYQ का मतलब फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस। हमको बच्चे PYQ और FYQ दोनों पे काम करना है। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आज ही मैं इस पर जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितना मेरा प्लान है 1 आवर की क्लास लेने का, तो 1 घंटे में जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा उस पर क्या क्या FYQ बन सकता है मैं आप सबको टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा। आप सबको उसको लगाना है, ठीक है। तो बच्चे, हम लोगों ने प्राइम और कंपोजिट को समझ लिया, ठीक है। समझ में आ गया बच्चे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 1 से बड़े हैं और उनके केवल 2 फैक्टर हैं। मैं फिर से बता दूं क्योंकि ये बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर क्या है? 1 से बड़े होते हैं और उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है? वो 1 से बड़े होते हैं और उनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है बच्चे। प्राइम नंबर क्या है? जो 1 से ग्रेटर देन 1 एंड हैव ओनली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर क्या है? जिनके जो 1 से बड़े होते हैं और उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या है बच्चे? जो 1 से बड़े होते हैं और उनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 3 या 3 से ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे बच्चे ये 14 है, 14 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा, 14 भी होगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। बच्चे, को प्राइम। अब हम लोग बच्चे समझने की कोशिश करते हैं कि ये को प्राइम क्या होते हैं। बच्चे, को प्राइम को कहा जाता है, बच्चे को प्राइम को कहा जाता है सहअभाज्य। कहीं कहीं पे बच्चे इसको परस्पर अभाज्य भी लिख दिया गया है ना, या केवल सहअभाज्य ही रहने दीजिए क्योंकि आपके लेवल पे नॉर्मल ही शब्द आएंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना जानिए सहअभाज्य, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि जो को प्राइम नंबर होंगे ना वो 2 नंबर के हमेशा पेयर होंगे। बच्चे ध्यान रखना, पेयर आर 2 नंबर्स। कैसे पेयर्स हैं? ऐसे पेयर्स जिनका कॉमन डिवाइजर केवल 1 हो, बस उनका जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 हो, 1, और कोई ना हो, उनको सहअभाज्य कहते हैं। बच्चे, 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो उसको बच्चे को प्राइम कहते हैं। बच्चे, इसकी एक दूसरी परिभाषा है
कि दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है, एचसीएफ 1 होता है, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है ये एचसीएफ एलसीएम। तो बच्चे देखिए, जब मैं पहली बार आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं ये मान के चलता हूं कि अभी आपको एचसीएफ एलसीएम नहीं पता है, इसलिए बच्चे आप लोग ये वाली डेफिनेशन को कंसीडर करिएगा कि बच्चे दो नंबर्स जिनका जो कॉमन डिवाइजर है वो केवल कौन हो, एक हो, 1 हो, उनको बोलते हैं कोप्राइम। जैसे बच्चे एग्जांपल, जैसे हम लिख लें बच्चे 5 एंड 7, तो बच्चे 5 एंड 7 इनका कॉमन फैक्टर कुछ है, एक के अलावा नहीं है, तो ये बच्चे कोप्राइम है। बच्चे देखिए, जैसे मैंने दे दिया 9 और 17, क्या ये कोप्राइम है? बच्चे ये कोप्राइम बिल्कुल है। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर 9 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल डिवाइड होगा। बच्चे मैंने क्या लिखा है, कॉमन डिवाइजर, कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए। अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं, 9 के फैक्टर अलग हो सकते हैं, 17 के अलग हो सकते हैं, कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, उनको क्या बोलते हैं, कोप्राइम। और मैं समझाता हूं आपको, जैसे देखिए बच्चे, एक मैं एग्जांपल लेता हूं जो कोप्राइम ना हो तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे बच्चे मैं आपको दे दूं, ये मैं आपको दे दूं 15 और बच्चे 20। देखिए बच्चे 15 और 20 का कॉमन फैक्टर एक के अलावा क्या है, 5 भी तो है, तो बच्चे ये आपके कोप्राइम नहीं। फिर से समझिएगा बच्चे, लिखा हुआ है पेयर ऑफ टू नंबर्स विच हैव नो कॉमन डिवाइजर, नो कॉमन डिवाइजर। बच्चे ध्यान रखना, ये शब्द मत भूलिएगा, कॉमन डिवाइजर ना हो, नो ना हो, ठीक है। देखिए बच्चे एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, है ना। इसे देखिए बच्चे, ये 15 और 16 है ना। अगर मैं 16 के फैक्टर लिखूं तो क्या है, 1 2 4 8 16। बच्चे मैं 15 के फैक्टर लिखूं 1 3 5 15। बच्चे देखिए, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, एक के अलावा, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर बच्चे है नहीं है, इसका मतलब ये कोप्राइम है। समझ गए मेरे बच्चे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो उस वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेगा, उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बच्चे कोप्राइम क्या होते हैं, कोप्राइम दो नंबर्स का पेयर होगा जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, एक के अलावा, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चे। आगे एक दो बच्चे नोट समझ लीजिए, एक दो नोट में बच्चे आपको समझाता हूं। बच्चे 2 प्राइम नंबर्स और ऑलवेज को प्राइम। बच्चे अगर मैं 2 प्राइम नंबर मैंने आपको बताया है ना, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो बच्चे अगर मैं 2 प्राइम नंबर लिख दूं तो वो को प्राइम होगा। जैसे मैं कोई भी प्राइम नंबर लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं 13, मैं लिख दूं 19, तो बच्चे 13 और 19 ये आपस में को प्राइम होंगे। जैसे बच्चे 5 और मैं लिख दूं 11, ये हो जाएगा बच्चे को प्राइम। मैं लिख दूं बच्चे 3 और 7, ये बच्चे होंगे को प्राइम। मैं लिख दूं बच्चे 7 एंड 23, ये क्या होंगे, को प्राइम। बच्चे प्राइम को प्राइम आपको याद रखना है, प्राइम को प्राइम, प्राइम को प्राइम, इसको याद कर लीजिए, कॉपी में लिखिए बार बार, ठीक है बच्चे। आपको नोट्स बनाना है, साथ में रफ कॉपी भी रखना है, ठीक है बच्चे। ध्यान रखना, सबके पास रफ कॉपी होना चाहिए, ठीक है मेरे बच्चों। ध्यान रखना, अगर आपके पास रफ कॉपी नहीं है तो आप मैथ के विद्यार्थी हो ही नहीं सकते। बच्चे मैथ का मतलब ही होता है रफ कॉपी।
मैथ आप तभी पढ़ रहे हैं यदि आपके पास रफ कॉपी है या नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रफ कॉपी सबके पास होना चाहिए। तो बच्चे प्राइम प्राइम को प्राइम इसको बार बार लिख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चे देखिए मैंने दूसरा नोट लिखा है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, दो ऐसे नंबर जो लगातार आते हैं वो हमेशा को प्राइम होंगे। जैसे बच्चे कोई भी नंबर ले लो, जैसे 8 के बाद क्या आता है 9, 8 9, ये को प्राइम होंगे बच्चे। कुछ भी ले लो, जैसे 15 16 को प्राइम, 20 21 को प्राइम। ठीक है बच्चे, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो बच्चे होंगे को प्राइम नंबर्स। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूं कि है ना आप सबको यहां तक बच्चे बिल्कुल समझ में आया होगा। सभी बच्चों को, एक एक बच्चों को यहां तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो वीडियो को बार बार देखिए। बच्चे कमेंट करके बताइएगा अगर कोई चीज आपको ना समझ में आई हो तो मैं उसको अलग से आपको बता दूंगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है ना। अगर आप कह देंगे कि नहीं सर हमको ये चीज, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपने कहा कि सर मुझको प्राइम नंबर नहीं समझ में आया, तो बच्चे मैं प्राइम नंबर पे 10-15 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, बस बच्चे आपको क्या करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, और बच्चे मेरी आज्ञा का पालन करना है। जैसा मैं बोलूंगा वैसे आप करेंगे। आपको कोई भी बच्चे, कोई भी आपको 95% से ज्यादा लाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है बच्चे, आज मैंने आपको क्या सिखाया सबसे पहले कि बच्चे जो लोग नंबर के प्रकार सीखते हैं ना, वो गलती क्या करते हैं, वो यहां से सीखना चालू करते हैं। गलत तरीका है। अभी बच्चे देखना, जब मैं आपको अभी एक क्लास में इस पे और पढ़ाऊंगा, बच्चे ध्यान रखना, मैं कोई भी वन शॉट वीडियो नहीं बनाने वाला हूं कि एक वीडियो में पूरा संख्या के प्रकार खत्म हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म हो गया। नहीं बच्चे, ऐसा बिल्कुल भी मैं करने वाला नहीं हूं। आप जितना मैंने 1 घंटे में आपको बताया उतना आप पढ़िए। अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनिए। कई किताब आप पढ़ते होंगे, कई लोगों के वीडियो आपने देखे होंगे, तो बच्चे आप देखते होंगे कि लोग रियल नंबर के नाम पे, है ना, कोई 2 टाइप का नंबर बता दिया, कोई 2-3, कोई प्राइम नंबर बता दिया, कोई कंपोजिट नंबर बता दिया। बच्चे आपको मेरी एक पर्सनल एडवाइस है, पर्सनल सलाह है। बच्चे टाइप्स ऑफ नंबर्स ये मैथ का बेस है। तो बच्चे भले आपके एग्जाम में होल नंबर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको एज अ स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। बच्चे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, जैसे बच्चे मकान में जो नींव के पत्थर होते हैं वो दुनिया तो नहीं देखती है ना, लेकिन उसको मजबूत रखा जाता है ना। उसी तरह बच्चे रियल नंबर्स, या हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, बच्चे ये मैथ की जो पूरी इमारत है ना, इसका नींव का पत्थर है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आपको कंजूसी नहीं करना है कि नहीं नहीं ये तो एग्जाम में कम आता है। बच्चे ये एग्जाम में कम आता जरूर है, लेकिन मेरे बच्चे पूरी मैथ को समझने के लिए, मैथ की समझ को डेवलप करने के लिए और पूरे मैथ का एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए काइंड्स ऑफ नंबर बच्चे बहुत जरूरी है। तो बच्चे भले आपके एग्जाम में रियल नंबर के सवाल कम आए या सारे रियल नंबर से क्वेश्चन ना आते, लेकिन आपको एक एक जो रियल नंबर के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए। ये मेरा आपको व्यक्तिगत पर्सनल एडवाइस है आप सभी बच्चों को। तो बच्चे वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक प्रकार मैंने बताया है आपको, शुरू से एक एक प्रकार मैंने बताया है। अच्छे से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है। आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा। ठीक है, हाँ जी, कोई भी डाउट हो बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उससे मुझको मोटिवेशन मिलेगा। और ये भी आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। जो भी कमी होगी उसको दूर किया जाएगा। अगर कोई एक ऐसा कोई टॉपिक, कोई पॉइंट है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है
तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो और बना दूंगा। तो मेरे बच्चों में आज इतना ही रखता हूं। आप सब बिना डरे, बिना सहमे लगातार 90 से 95 दिन अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैं एक एक दिन आपके साथ हूं। आपको बिल्कुल भी एग्जाम देने जाएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप एग्जाम हॉल में पहली बार बैठ रहे हैं। मैं इतना प्रैक्टिस आपको यहां पे करवा दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार, ऐसा एग्जाम तो मैं कई बार दे चुका हूं पहले। बस इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं।